हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू ऑलरेडी नो कि हमने कल इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी पे जो वीडियो लेक्चर बनाया था उसमें हमारा कुछ इनकम्प्लीट रह गया इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी में। तो उसको हमने कन्फाइन किया था कि फाइनली इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी का कंसेप्ट आ गया और सोशियोलॉजिस्ट ने ये आइडिया दिया कि हम एक ऐसा सब्जेक्ट लाएंगे जो इन चीज़ों को स्टडी करेगा, इन इम्पैक्ट्स को स्टडी करेगा। ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा आधा रह गया था, क्योंकि वो लेक्चर 1 घंटे का हो गया था, तो उसके बाद मैंने उसको उसका कंक्लूजन कर दिया। लेकिन उससे पहले भी आपको इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी में कुछ और कंसेप्ट जो याद रखने हैं। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सोशियोलॉजी में और भी कंसेप्ट। डज सोशियोलॉजी, क्या सोशियोलॉजी स्टार्ट हो गई ओनली वेस्ट में? तो इसका आंसर है नहीं। उससे पहले भी सोशियोलॉजी के बारे में लिखा गया था। कल भी हमने पढ़ा, 2000 साल पहले ही लिख रहे थे। जैसे प्लेटो लिख रहे थे, अरिस्टोटल लिख रहे थे, और भी फिलासफर्स, हेरोडोटस लिख रहे थे, और कोटालिया जो इन्होंने अर्थशास्त्राज लिखी, जो इंडिया के बहुत बड़े फिलासफर माने जाते, तो वो भी लिख रहे थे। लेकिन उससे पहले अगर आपको बताया जाए कि सोशियोलॉजी के बारे में पहले कौन लिखता था, तो उसका आंसर बनेगा इब्न खल्दून। याद रखिएगा, क्योंकि सोशियोलॉजी की जो जो ऑथेंटिक बुक मानी जाती है, जो तभी सभी यूनिवर्सिटीज़ में ऑथेंटिक मानी जाती है, वो है जॉर्ज रिट्जर की बुक। ठीक है। तो उसके मुताबिक सोशियोलॉजी के बारे में पहले कौन लिखते थे? पहले इब्न खल्दून लिखते थे। इनकी एक बुक है जो फेमस है, सोशल साइंस में मानी जाती है, उसका नाम है मुकद्दिमा। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, मुकद्दिमा। ठीक है। इब्न खल्दून ने ये लिखी है। तो ये कहाँ से थे देखिए, तो बर्न टैंस में हुए। कैपिटल कंट्री है टंसिनिया की। ठीक है। जो बिलो द मेडिटेरियन सी है, जो मेडिटेरियन सी है उसके नीचे ये कंट्री है। ठीक है। तो ये नॉर्थ अफ्रीका में पैदा हुए थे 27 मई 1332 को। ठीक है। और इन्होंने स्कूलिंग कहाँ थी? इन्होंने कोरिया में स्पेलिंग ये सॉरी स्कूलिंग की थी। और इन्होंने कुरान भी रेड किया था, मैथमेटिक्स भी और हिस्ट्री भी इन्होंने पढ़ी थी। ठीक है। तो उसके बाद ये एम्बेसडर भी रहे हैं, इन्होंने काम भी किया है सुल्तानस के साथ। जो टेंस के सुल्तान थे, मोरक्को के, स्पेन के, अल्जीरिया के थे, उनके साथ इन्होंने काम किया एज एन एम्बेसडर। ठीक है। ही वॉज मच, और ये मेंबर भी थे किसके? स्कॉलर्स काउंसिल के ये मेंबर भी थे। ठीक है। तो इनकी बुक आपको मैंने बताई है, एज डिस्क्राइब्ड इन हिज बुक मुकद्दिमा। मुकद्दिमा आप याद रखिएगा, ये इब्न खल्दून की है, ये 3 वॉल्यूम्स की बुक है। खल्दून वाज कमिटेड टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। इसमें खल्दून ने साइंटिफिकली स्टडी किया था, यानी इसने साइंटिफिक मेथड ऑलरेडी यूज किया था। साइंटिफिक मेथड वो मेथड जो किस में यूज होता है? साइंस में यूज होता है। ठीक है। और इम्पेरिकल फील्ड वर्क भी इसने किया था। फील्ड वर्क कैसे होता है? फील्ड वर्क, आपको ग्राउंड में जाना है, मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे डेटा दे दीजिए, आप स्टडी कीजिए। आपके कॉलेज में कितने बच्चे हैं जो ST SC के हैं? ठीक है। तो आप अपने स्कूल में जाएंगे, एक एक कैंडिडेट के पास, उनसे डेटा लेंगे, फिर आप मुझे देंगे SC हमारे पास इतने हैं, मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं। तो आपने इम्पेरिकल फील्ड वर्क किया और मुझे डेटा दिया, तो उसको हम बोलते हैं फील्ड वर्क। ठीक है। और इम्पेरिकल डेटा इसने दिया था किसके बारे में? सोसाइटी के बारे में। ठीक है। रिसर्च एंड सर्च फॉर द काज ऑफ सोशल फिनोमेना भी ये रिसर्च करते थे कि सोशल काजेज क्या है फिनोमेना के। अगर कोई कंसेप्ट है सोसाइटी में, अगर कोई कोई पॉवर्टी है, क्राइम है, ठीक है, करप्शन है, तो उसके सोशल काजेज क्या है, वो किसने स्टडी की थी? वो इब्न खल्दून ने स्टडी की थी। ठीक है। और इसने काफ़ी अटेंशन दिया था सोशल इंस्टीट्यूशन उसको। पॉलिटिक्स पे इसने बहुत सारा स्टडी, इकोनॉमी एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, उनका आपस में क्या, पॉलिटी का इकोनॉमी के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है। इसके बाद और इन्होंने क्या कंसेप्ट दिया? आल्सो ये कंपेयर करते थे प्रिमिटिव सोसाइटी को मॉडर्न सोसाइटी के साथ, तो ये चीज़ भी इनको आती थी। ठीक है। वन पर्टिकुलर टॉपिक जो इन्होंने कंसेप्ट दिया फॉर्मेशन ऑफ स्टेट का, उसमें इन्होंने कहा कि स्टेट कैसे बना, जिसे हम बोलते हैं साइक्लिकल थ्योरी ऑफ स्टेट फॉर्मेशन। ठीक है। साइक्लिकल थ्योरी है लीनियर थ्योरी। ठीक है। लीनियर थ्योरी में हम कहते हैं किसी की बर्थ हो गई, फिर फाइनली उसकी ग्रोथ होगी और फाइनली उसकी डेथ होगी। साइक्लिकल थ्योरी में हम कहते हैं नहीं, ये दोबारा से वापस, यानी दोबारा से ये रीबर्थ होगी, इसकी क्या होगी? रीबर्थ होगी, ये दोबारा से वापस आएगा। ठीक है। और इसने एक कंसेप्ट दिया है जो आपको याद रखना है, वो होता है असहाबियाज का कंसेप्ट। ठीक है। असहाबियाज का कंसेप्ट इसने दिया था, इसको ये बोलता है ग्रुप फीलिंग ऑफ सॉलिडेरिटी सोशल कोहिजन। ठीक है। ग्रुप फीलिंग जो होती है उसमें लोग साथ साथ रहते हैं, उनमें सोशल कोहिजन होता है, सॉलिडेरिटी होती है, वो साथ साथ रहते हैं। ठीक है। और उसके बाद आपको क्या याद रखना है? इसके बाद, सॉरी एक सेकेंड, ना,
ये असाबियास का कंसेप्ट आपको याद रखना है। ये इसने नोमैडिक ग्रुप्स में दिया था। नोमैडिक ग्रुप्स जो होते हैं, ठीक है, नोमैडिक ग्रुप्स, वो उसने कहा था इनमें ये होती है, फिर ये अपनी डायनास्टीज़ में होती है। आप ये असाबियास का कंसेप्ट रखिए याद, फिर उसके बाद आपको इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है, वो आप मास्टर्स के बाद खुद ये पढ़ेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये भी कंसेप्ट याद रखिएगा। उसके बाद आपको टाइम लाइन याद रखनी है। टाइम लाइन क्या है? टाइम लाइन आपको याद रखनी है 13th यानी 1300 1300 में कौन आए थे? इब्न खल्दून आए थे पहले। फिर 1700 में आया, फिर आया प्री मॉडर्न एंड रेनेसा पीरियड। क्या आया? रेनेसा पीरियड। रेनेसा पीरियड आपने नहीं पढ़ा। रेनेसा पीरियड कब आया था? 1700 में रेनेसा आया था। रेनेसा अगर आपको याद होगा ये इटली में आया था, ठीक है। इटली में ये टाइम आया था जिस टाइम पे फिलासफर्स, लिटरेचर वाले, ये सब आए थे। इन्होंने सोसाइटी पे लिखना शुरू किया था, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रेनेसा, ठीक है। तो ये आया था 700 में, ये इटली में आया था। इसमें भी रेन डेकार्ड्स ने बहुत काम किया था। फिर आया 1800 में एनलाइटनमेंट एंड हेजमोनिक मॉडर्निटी। तो उसको आपको याद रखना, 18th सेंचुरी में आया एनलाइटनमेंट, ठीक है। जैसे हमने यहाँ लिखा एनलाइटनमेंट कंजर्वेटिव जर्मन आइडियोलॉजीज, ये आई इस टाइम पे। फिर एवोल्यूशनरी थेरीज है। फिर 900 में क्या आया? 1900 में आया हमारी यहाँ पे थेरी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। वो आप आगे पढ़ेंगे लेकिन आप फिलहाल याद रखिए, ठीक है। 1960 और 1980 में पोस्ट मॉडर्न एरा। सोशियोलॉजी में आज हम पढ़ते हैं पोस्ट मॉडर्न एरा, जिसमें बड़े बड़े सोशियोलॉजिस्ट्स आते हैं, जिसमें फोको आते हैं, डेरिडा आते हैं, ठीक है। वो बड़े बड़े सोशियोलॉजिस्ट्स आते हैं जिनको आप फिर बाद में पढ़ेंगे, पोस्ट मॉडर्न सोशियोलॉजिस्ट्स। अभी उनको आप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो मास्टर्स के बाद आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये टाइमलाइन आप याद रखेंगे, इसको आप नहीं भूलेंगे। ये भी आप याद रखेंगे कब क्या आया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपको क्या याद रखना है? नेक्स्ट में आपको याद रखने हैं 17th सेंचुरी में कौन कौन से फिलासफर आए थे। फ्रेंच, जर्मनी, इटली और इंग्लैंड, इन 4 कंट्रीज और यूएसए में 5 कंट्रीज में कौन कौन से फिलासफर आए थे। क्योंकि सोशियोलॉजी की इमर्जेंस वेस्ट में हो गई, तो हमें वेस्ट में देखने कौन कौन से आए थे उस टाइम पे। तो फ्रेंच में आए थे 700 में आए थे, वहां पे मोंटेस्को आए थे, रूसो आए थे और सेंट साइमन आए थे, याद रखिएगा। जर्मनी के कांट, इसको कांट पढ़ते हैं KANT, हीगल आए थे। इटली में कोई नहीं था। और इंग्लैंड में आए थे कौन कौन से, जिसे हम ग्रेट ब्रिटेन भी बोलते हैं, एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो। ये इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने इकोनॉमी पे काम किया था सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो यूएसए में उस वक्त कोई नहीं था, ठीक है। देन 1800 में कहाँ कौन कौन से आए? 1800 में अगस्कोट आए, एलेक्स डी टॉकविला आए और दुर्खियम आए। कहाँ पे? ऊपर मैंने लिखा है, जैसे मैंने लिखा है, फ्रेंच, जर्मनी, इंग्लैंड। फिर टाइमलाइन मैंने रखी है लेकिन नाम वही रहेगा कंट्रीज का, ठीक है। फिर फ्रूबन आए, मार्क्स आए, डिल थे, नेटशिज आए, सिगमंड फ्राइड आए, जॉर्ज सिमल आए, मैक्स वेबर आए और मैरिनी वेबर। मैरिनी वेबर का आपको एक पॉइंट याद रखना है जरूरी, ये वाइफ थी मैक्स वेबर की, ये भी याद रखिए, ठीक है। ये पहली फीमेल सोशलॉजिस्ट भी है, याद रखना है आपको, ये पहली फीमेल सोशलॉजिस्ट है, ठीक है। ये वेस्टर्न कंट्रीज में पहली फीमेल सोशलॉजिस्ट है। सर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फीमेल सोशलॉजिस्ट कौन है वो भी याद रखिएगा, वो है इरावती, IRAVE, इरावती कार्वी, KRV, इरावती कार्वी, जो JNU की सोशलॉजिस्ट थी। ये इंडिया की पहली फीमेल सोशलॉजिस्ट थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये याद रखिए, इसको मैंने एरो करके रखा है, ये मैक्स वेबर की वाइफ थी। और उसके बाद हमने बताया ये थे किसकी, ये थे जर्मनी के, ठीक है, जर्मनी के। फिर इटली के, इटली में कौन कौन आया? इटली में पेरेटो आया, इटली में ग्रैमशी आया, इटली में मॉस्को भी आए, ठीक है। ये भी आपको याद रखने हैं। देन आते हैं हम उसके बाद इंग्लैंड में 1800 में कौन कौन आए, ठीक है। हैरिट, जिसको हम बोलते हैं हैरिट मर्टिनो, याद रखिएगा, हैरिट मर्टिनो, HARRIT, हैरिट MARTIN, हैरिट मर्टिना। इसका मैंने ऊपर लिखा, इसको बोलते हैं मदर ऑफ सोशियोलॉजी, ये भी याद रखिए। अगर आपसे ये पूछा जाएगा मदर ऑफ सोशियोलॉजी किसे बोला जाता है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी हो गया अगस्कोट, मदर ऑफ सोशियोलॉजी हैरिट मर्टिनो को कहते हैं, याद रखिएगा। ये कहाँ की थी? ये इंग्लैंड की थी, ठीक है। फिर इंग्लैंड में आए स्पेंसर, फिर आए डार्विन, और यूएसए में आए 1800 जो था उसमें सोशियोलॉजिस्ट आए कहाँ पे? यूएसए में। वेबलिन, वेबलिन को आपको याद रखना होगा, ठीक है।
फिर उसके बाद डी बॉस को याद रखना होगा, जीएच मीड को याद रखना होगा। वेबलिन को अगर आपको याद रखना, वेबलिन का मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। वेबलिन ने एक कंसेप्ट दिया कॉनस्पिकुअस कंजप्शन। कॉनस्पिकुअस कंजप्शन क्या होता है? जैसे सिंपल, कॉनस्पिकुअस कंजप्शन का मतलब होता है जब शादी होती है तो कुछ लोग कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करते हैं जिनको उनकी ज़रूरत नहीं है। जैसे खाना बनाना है 100 के लिए, वो 150 के लिए बना देते हैं। जैसे उनका अरेंजमेंट करना है 100 के लिए, वो 200 के लिए करेंगे, ठीक है। जैसे उनको कुछ चीज़ें चाहिए 20 लोगों के लिए, वो 40 लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि उनको सोसाइटी को दिखाना है। उससे बोलते हैं वेबलिन कॉनस्पिकुअस कंजप्शन, ठीक है। तो वो भी याद रखिएगा, ये यूएसए के थे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको याद रखना है 1900 में कौन कौन से थे। ल्यूक्स आए थे, ये जर्मनी के थे। ग्रैम्शी आए थे। फिर उसके बाद यूएसए के जो बड़े बड़े उस टाइम पे आए, सबसे ज़्यादा फिर यूएसए में आ गया। फिर शॉम्पीटर आए, टैलकट पार्सन आए, रॉबर्ट मर्टन, ये भी यूएसए के हैं, सिराइट मिलर्स और इरविंग गपमैन, ये सब यूएसए में आए थे। तो ये भी आप, ये टाइमलाइन आप याद रखिएगा, ये भूल मत जाइएगा, इसको भूलिए मत कि कौन कहाँ से आया था, किस टाइम पे आया था। उससे आपका इजी फिर क्वेश्चन निकल जाते हैं, ये वाले इस साइड से, ये वाले इस साइड से हैं, ठीक है। मॉन्टेस्को, रूसो, सेंट साइमन, जर्मनी से कैंट हीगल, तो 17 सेंचुरी में ये आए, 700, 1800 में और 1900 में ये आए। फिर उसके बाद नए सोशियोलॉजिस्ट आए जो 60s के बाद, 1960s के बाद आए, ठीक है। नाउ अब ये कंसेप्ट है कि फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी, सर टर्म कब आई थी, किस टाइम पे आई थी, तो वो हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। अगस्ट कोट द फ्रेंच फिलासफर, जो फ्रेंच के फिलासफर थे, ट्रेडिशनली कंसिडर्ड द फादर ऑफ, इसको हम ट्रेडिशनली बोलते हैं फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। कोट हु इन्वेंटेड द टर्म, इसी ने इन्वेंट टर्म किया सोशियोलॉजी, वाज द फर्स्ट मैन टू डिस्टिंग्विश द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, इसी ने डिस्टिंग्विश, अलग निकाला था सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी को कि सोशियोलॉजी में हम क्या स्टडी करेंगे फ्रॉम द अदर सोशल साइंसेस, कि इसमें हम जो स्टडी करेंगे वो हम बाकी किसी भी सब्जेक्ट में स्टडी नहीं करते हैं। सोशियोलॉजी अलग कंसेप्ट इसको स्टडी करती है, इसका अलग फील्ड है, इसके अलग मेथड्स हैं, ये अलग से नॉलेज देती है और अलग से नॉलेज हासिल करती है, ठीक है। ही वर्कड आउट इन द सीरीज ऑफ बुक्स, इसने बहुत सारी बुक्स लिखी है। जनरल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ सोसाइटी, कोट इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी नॉट बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द साइंस एज सच बट बिकॉज ऑफ द ग्रेट इन्फ्लुएंस ही हैड अपॉन इट वुड बी मोर अप्रिशिएट टू रिगार्ड हिम एज अ फिलोसफर ऑफ साइंस रादर देन सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो एक बात याद रखना, मैंने आपको पहले ही कल बताया था, जो पहले पहले क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट आए थे उनका उस टाइम साइंस का सबसे दौर चल रहा था, साइंस इन्वेंशन कर रहा था, साइंस से ज़्यादा चेंजेस आ रही थी सोसाइटी में, तो उन पे सबसे ज़्यादा साइंस का इम्पैक्ट पड़ा। तो उन्होंने क्या कोशिश की कि सोशियोलॉजी को साइंस की तरह एक सब्जेक्ट बनाया जाए, यानी साइंस के वे को फॉलो किया जाए, इसमें भी साइंस के मेथड्स को फॉलो किया जाए, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि हम इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट, ये अच्छा होगा अगर हम उसको ये ना कहें रिगार्ड हिम फिलोसफर ऑफ साइंस रादर, ये एक सोशियोलॉजिस्ट नहीं थे, ये एक फिलोसफर ऑफ साइंस के थे, फिलोसफर ऑफ साइंस, ठीक है। सो कोर्ट इंट्रोड्यूस्ड द वर्ड सोशियोलॉजी, कोर्ट ने सोशियोलॉजी का वर्ड दिया फॉर द फर्स्ट टाइम इसने दिया, ये याद रखिएगा, ये भूल मत जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम इन हिज फेमस बुक, इसकी जो फेमस बुक है पॉजिटिव फिलॉसफी, तो किस में सोशियोलॉजी वर्ड ऑगस्ट कोट ने दिया है? अपनी बुक में जिसका नाम है पॉजिटिव फिलॉसफी। कब दिया था? 1839। कब दिया था? 1839। द टर्म सोशियोलॉजी, उसके बाद आपको मैंने ये पढ़ा है सोशियोलॉजी टर्म इटोमोलॉजिकल मीनिंग जो उसकी क्या है, वो लिटरल मीनिंग मैंने आपको कल बता दिया है, वो आप याद रखिएगा, ठीक है। कब आई थी टर्म? 1839, ये याद रखिएगा, ये भूल मत जाइएगा। देन नाउ कम्स टू द ऑगस्ट कोट। ऑगस्ट कोट जो थे ये 1798 में आए थे, 1857 तक के थे, ठीक है। तो ये फादर ऑफ, इसको हम बोलते हैं फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी, ठीक है। उसके साथ साथ कॉइनेड द वर्ड सोशियोलॉजी भी इसी ने किया, ये फ्रेंच के फिलासफर थे, ठीक है। इसने कहा फ्रेंच जो रेवोल्यूशन था वही क्रूशल टर्निंग पॉइंट था इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, कि इंसानों की ज़िंदगी में जो टर्निंग पॉइंट हो गया वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से आया, उसको आज़ादी मिली, ठीक है। फर्स्ट यूज्ड द वर्ड सोशल फिजिक्स, इसने पहले सोशियोलॉजी का नाम क्या रखा था? सोशल फिजिक्स, वो याद रखिएगा। लेकिन फिर इसने चेंज क्यों की? इसने चेंज इसलिए क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स के एक फिलासफर थे उसका नाम था एडोल्फ क्विटलेट, ADLP एडोल्फ क्विटलेट, उसने एक बुक लिखी थी एन एसेज ऑन सोशल फिजिक्स बुक, उसमें उसने ये वर्ड यूज़ किया था सोशल फिजिक्स। तो फिर उसके बाद जब कोर्ट को पता चला, कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने इस वर्ड को चेंज किया, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, चेंज्ड द नेम ऑफ सोशियोलॉजी फ्रॉम सोशल फिजिक्स टू सोशियोलॉजी बिकॉज ही फाउंड इट वाज यूज्ड, द बेगेलियन एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था एडोल्फ क्विटलेट, उसने ये वर्ड यूज़ किया था किसके लिए? टू डिस्क्राइब
स्टैटिस्टिक्स, वो सिंपल स्टैटिस्टिक्स को एक्सप्लेन करता था। फिर अगस्कोट ने क्या किया, अगस्कोट ने इसका नाम चेंज किया, सोशल फिजिक्स से क्या रखा, सोशल फिजिक्स से सोशियोलॉजी रखी। किसने यूज किया था, एडोल्फ क्विटलेट, ये भी याद रखिएगा, ये भी मत भूल जाइएगा, ठीक है। फिर बाद में मत बताइएगा सर आपने नहीं कहा था, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में आता है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दिस एग्जाम इज नॉट कन्फाइंड टू द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जब आप यूनिवर्सिटी जाओगे, आपकी सिलेक्शन इंशाल्लाह हो जाएगी, फिर आपको इसका पता चलेगा कि हमने कितना पढ़ा है, ठीक है। डिपार्टमेंट में आपको पता चलेगा यहाँ आपने कितना सीखा है। उसके बाद ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपको अगर कोई इग्नू में पढ़ रहा है उसके लिए भी बेस्ट है, और सबसे ज़रूरी अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है नेट सेट एग्जाम के लिए, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, ये जो मटेरियल मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये मैंने खुद प्रिपेयर किया था। किस एग्जाम के लिए, आफ्टर द मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद नेट एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसमें सारा आ जाता है, जो भी एंट्रेंस एग्जाम आएगा। अगर आपको इसके बगैर कश्मीर यूनिवर्सिटी के बाद कोई JNU जाना चाहता है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप JNU के लिए भी फॉर्म भरें। कोई भी यूनिवर्सिटी में आपको कोई भी एग्जाम होता है कॉम्पिटेटिव, उसमें आपके लिए ये काम आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया। तो इसका नाम जो फिर चेंज कर दिया, किसने चेंज कर दिया, चेंज किसने किया, अगस्कोट ने। किससे किया, सोशल फिजिक्स से, ठीक है। देन नाउ सॉरी एक सेकंड, जस्ट वेट, हाँ, डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। अब इंडिया की ओर आते हैं। सर इंडिया में सोशियोलॉजी कब आई, ठीक है। इंडियन सोशियोलॉजी में हम अलग से वहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ ज़रूरी है मैं आपको ये बताऊंगा कि डिपार्टमेंट यहाँ कब स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ। हम जो आज सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, हमारे पास ये कैसे आई, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। तो फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी 1990 में खोला गया, स्टार्टेड इन बॉम्बे यूनिवर्सिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ सर पैट्रिक गिड्स, याद रखिएगा। तो 1990 में आया था सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, कहाँ, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में। किसके अंडर खोला गया था, सर पैट्रिक गिड्स, ठीक है। ही वाज अ डेमोग्राफर, ये डेमोग्राफर थे, ठीक है। एंड इन्होंने कहाँ पढ़ा था, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ा था सर पैट्रिक गिड्स ने, ठीक है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, आज दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चल रहा है इंडिया में, वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं, वहाँ इकोनॉमिक्स आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ सोशियोलॉजी भी पढ़ाई जाती है, सोशल साइंस के मेन सब्जेक्ट जो है वो वहाँ पढ़ाए जाते हैं। जीएस गुरे, फिर जीएस गुरे वेंट टू यूके, वो यूके यूनाइटेड किंगडम चले गए बाई गिड्स के साथ टू ऑब्टेन डॉक्टरेट PhD करने के लिए फॉर कैम्ब्रिज, मेनली फॉर हिज वर्क ऑन कास्ट के लिए। आफ्टर रिटर्निंग कैम्ब्रिज, जब वो कैम्ब्रिज से वापस आए, ही बिकेम द प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट 1924। 1990 में कौन बने, सर पैट्रिक गिड्स। फिर उसके बाद कौन बने, उसके हेड, डिपार्टमेंट का हेड होता है तो फिर जीएस गुरे। ये पहले सोशियोलॉजिस्ट थे इंडिया के, जीएस गुरे याद रखिएगा। इनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। ये इंडोलॉजिस्ट थे, इंडोलॉजिस्ट आप खाली याद रखिएगा। अभी आपको इंडोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या, वो सभी चीज़ों को स्टडी करते हैं, हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, ठीक है, सभी चीज़ों को साथ में लेके चलते हैं। तो ये फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी इनको बोला जाता है, जीएस गुरे। हाँ, जीएस गुरे इज लाइक वेबर, मीन्स ही इज नॉट लाइंग ऑन वन परस्पेक्टिव। ये एक ही परस्पेक्टिव को फॉलो नहीं करते, जैसे फंक्शनलिज्म को खाली फॉलो करते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में, ये सभी परस्पेक्टिव्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जीएस गुरे को हम फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। देन इंडोलॉजी का मतलब होता है स्टडी बेस्ड ऑन द इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट्स, ठीक है। इंडोलॉजी, इंडोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, जो इंडिया के एंशिएंट टेक्स्ट्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे पुराणास, वेदास, ठीक है, जो भी तीर्थंकराज हैं, जो भी पुराने बुक्स हैं, उन सबको जब हम स्टडी करते हैं एंशिएंट लिटरेचर को, तो उसको हम जो इनको स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं इंडोलॉजिस्ट। तो ये क्या करते थे, ये उनको भी स्टडी करते थे। तो जीएस गुरे बॉम्बे यूनिवर्सिटी कॉल्ड द थ्योरेटिकल, इसने प्लुरलिस्टिक फॉलोड द ऑल परस्पेक्टिव्स, इसने सभी परस्पेक्टिव्स को फॉलो किया। उससे जरूरी आपको याद रखना है, कॉल्ड डोयन ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी बाय द मैन, इसको क्या बोला गया था, इसको डोयन कहा गया ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। किसने इसको कहा, MN श्रीनिवास ने इसको कहा। और फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी ये इंडिया भी है, इंडोलॉजिस्ट थे, इंडियन सोसाइटी को टेक्स्ट से समझते थे, और ये इंटरेस्टेड फील्ड वर्क ज़्यादा करते थे, ठीक है। ये फील्ड वर्क का मतलब होता है वही, मैं आपको बोलूँगा कि मुझे आप स्टडी करके दो कि आपके एरिया में कितनी रिजर्वेशन है, आप फील्ड में काम करेंगे, उनके घर जाएंगे, उनका नाम लिखेंगे, किस किस का है, क्या डेटा है, वो सारा डेटा आप फील्ड में जाके काम करेंगे, ठीक है, ग्राउंड में जाके काम करेंगे। तो ये फील्ड वर्क के भी क्या थे, ये फील्ड वर्क भी करते थे। तो अगर हम ओवरऑल देखें, फर्स्ट जनरेशन जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं वो BN सेल है,
डीपी मुखर्जी हैं, जीएस गुरे है और एनके बोस हैं। ये फर्स्ट जनरेशन हम इनको बोलते हैं, ठीक है, सीनियर्स जिनको हम बोलते हैं। उसके बाद सेकंड जनरेशन जो जूनियर्स थे उनके, इरावती कर्वी जो मैंने आपको बोली थी, इंडियन फीमेल सोशोलॉजिस्ट, ये जेएनयू से हैं, जेएनयू के प्रोफेसर हैं ये, इन्होंने किनशिप पे बहुत सारा काम किया है इंडिया में, ठीक है। फिर है मुखर्जी और देसाई, एमएन श्रीनिवास, सुरजीत सिन्हा, एआर देसाई, एमएसए राव और केएम कपाड़िया, ठीक है। फिर थर्ड जनरेशन जो आई थी वो आंद्रे बेटे, उसके बाद योगेंद्र सिंह है, सॉरी मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन भूल गया हूं, करेक्ट क्या है इसकी प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, योगेंद्र सिंह, दीपांकर गुप्ता, टीके ओमेन और शर्मिला रिगिडी, ये थर्ड जनरेशन है इंडियन सोशोलॉजिस्ट्स, ठीक है, जिन्होंने फिर इंडिया में काम किया, इंडिया के यूनिवर्सिटीज में काम किया, इंडिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में काम किया, ठीक है। तो ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। उसके साथ साथ आप याद रखेंगे और एक पॉइंट, सर कश्मीर यूनिवर्सिटी में कब डिपार्टमेंट आया? 1989 में डिपार्टमेंट आया सोशोलॉजी का कश्मीर यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और जिसमें सबसे ज़्यादा रोल किया था वो है डॉक्टर बशीर अहमद डाबला सर, ठीक है, डाबला सर जिन्हें बोलते थे, इन्होंने बहुत सारा काम किया कश्मीर सोसाइटी पे, ठीक है। तो इनको भी आप याद रखें, ये पहले एचओडी थे सोशोलॉजी डिपार्टमेंट के, उनसे भी मैंने एक पेपर पढ़ा है, सोशोलॉजी ऑफ इस्लाम, ये हमें पढ़ाते थे। तो 1989 में क्या आया था? डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, ठीक है। तो ये 1989 सोशोलॉजी डिपार्टमेंट आया कश्मीर यूनिवर्सिटी में। तो ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब और एक कंसेप्ट जो फाइनल कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब कंक्लूजन करते हैं हम किसका? इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी का। देखिए ये एक पैराडाइम, ये एक इमेज है जो नितिन सांगवान ने दी है अपनी बुक में, जो उनकी एसेंशियल्स ऑफ सोशोलॉजी है, एसेंशियल्स सोशोलॉजी है, वो नितिन सांगवान की बुक है। नितिन सांगवान कौन है? एक आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने एक बुक लिखी है फॉर सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन के लिए। वो बहुत ज़रूरी बुक है, अगर आपको टाइम मिले कभी वो लाइएगा तो ठीक है, या उसका पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, अगर आपके पास सिस्टम है तो उसको देख लीजिएगा एक बार, ये बहुत अच्छी बुक है। तो उसने इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी को एक इमेज में उतारा है, एक ग्राफ में उतारा है जो हम समझेंगे, ठीक है। पहले डार्क एज इसने लिखा है। डार्क एज का मतलब होता है जैसे यूरोपियन कंट्रीज, मैंने आपको कहा था कि उनको उस टाइम कौन सा फैक्टर, कौन सा इंस्टीट्यूशन सबसे ज्यादा रोल करता था? रिलीजन। यानी रिलीजन के बगैर वो कुछ ना कर पाते थे, ना सोच पाते। जो उनको रिलीजन कहता था वो वही करते थे, वो रिलीजन से बाहर नहीं निकल पाते थे। मतलब वो साइंस उनके पास नहीं था जो आज उनके पास है, और वो रीजन उनके पास नहीं था, वो एम्पेरिकल साइंटिफिक स्टडी नहीं थी उनके पास कुछ भी नहीं था जो उनके पास आज है, ठीक है, डेवलपमेंट। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मॉडर्निटी आ गई, ठीक है। मॉडर्निटी हम किसे कहते हैं? मॉडर्निटी हम उसी को कहते हैं कि उसके बाद वहां रेनेसा आया, एनलाइटनमेंट पीरियड आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, और वहां चेंज आ गई। वहां एजुकेशन सिस्टम आया और वहां रिलीजन को बाहर निकाला गया, पॉलिटिकल सिस्टम को लाया गया, इकोनॉमिक सिस्टम को लाया गया, ठीक है। तो जो आज उनके पास है, जो आज उनके पास मॉडर्निटी है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, सोशल साइंस की नॉलेज है उनके पास, फिलॉसफी उनके पास है, पॉलिटिकल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है उनके पास डेवलप्ड, तो वो उसको हम बोलते हैं मॉडर्निटी। फिर वो डार्क एज से निकले, आ गए मॉडर्निटी पे, ठीक है। लेकिन जब मॉडर्निटी उनके पास आई, उसकी वजह से सोशल चेंजेस आए। सोशल चेंज क्या आया? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हमने पढ़ा, उसकी वजह से क्या है? मिडिल क्लासेस आ गए, सेक्युलरिज्म आ गया, और वहां अर्बनाइजेशन, गांव के लोग शहरों में बसने लगे, उधर जाने लगे एम्प्लॉयमेंट के। और इकोनॉमिक चेंजेस क्या आए? वहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हमने पढ़ा, ठीक है। उससे क्या हो गया? मार्केट फोर्सेस डेवलप हो गए, कैपिटलिज्म वहां डेवलप हो गया, जो अभी हम देखते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, ठीक है, वो वहां आ गया। पॉलिटिकल चेंजेस वहां क्या आ गए? वहां फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या आया? डेमोक्रेसी और लिबर्टी आ गया, जो उनके पास अभी पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, उनके पास डेमोक्रेसी है, लिबर्टी है, वहां हर किसी के पास राइट्स है, इक्वेलिटी है, ठीक है। तो ये सिस्टम जब आए, ये तीनों चेंज जो हमने पढ़े मॉडर्निटी की वजह से, तो देन क्या हुआ? सोशल चेंजेस, वहां चेंज नहीं आ गई। जैसे एरो में इन्होंने रखा है, न्यू फेस ऑफ पॉवर्टी आ गई, वहां न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम आ गया। इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से नए क्राइम्स आ गए, पावर लिविंग आ गए, जिनके पास पैसा नहीं था, जिनकी फैक्ट्रीज नहीं थी, वो गरीब हो गए, ठीक है, कंडीशंस खराब हो गए। पॉलिटिकल चैलेंज क्या हो गया? कियास एंड अनसर्टेनिटी हो गई। कियास एंड अनसर्टेनिटी मतलब वहां किंग सिस्टम था, वो खत्म हो गया, एकदम से डेमोक्रेटिक सिस्टम, लोग परेशान है, ये क्या हो गया, ठीक है। फिर उसी को हम बोलते इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट में क्या?
क्वेश्चन फॉर द आंसर, अब ये आंसर चाहते थे और साइंटिफिक कंटेक्स्ट में दोनों में ये आंसर चाहते थे कि अब क्या होगा, इन चीज़ों को कौन स्टडी करेगा, क्या चीज़ें ठीक है, नई चीज़ें जो आई क्या वो ठीक है। तो उसी दौरान किसका इमरजेंस हो गया, जिसकी वजह से फिर इम्पैक्ट पड़ा, जो हमने कल सोशियोलॉजिस्ट पढ़े उन पर इम्पैक्ट आ गया और इमरजेंस ऑफ डिसिप्लिन एज अ सोशियोलॉजी हो गया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इसको फ्रेमवर्क को दिमाग में रखिएगा, ये आपको याद रहेगा, इसी पे आप सारे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स। तो ये सेकंड पार्ट था इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी का, जो रह गया था, जो आपको याद रखना है कुछ मेन पॉइंट्स जो किसी भी के एग्जाम में आते हैं। कोई भी एग्जाम में जाइए, नेट का एग्जाम, आप नेट के एग्जाम में बैठिए, सेट के एग्जाम में आप बैठिए, ठीक है, सेट के एग्जाम में बैठिए, गेट के एग्जाम में बैठिए, क्योंकि सोशियोलॉजी का गेट एग्जाम भी होता है, क्योंकि इसका गेट एग्जाम भी होता है, वहां आप बैठेंगे मास्टर्स के बाद। तो सभी एग्जाम्स कॉम्पिटेटिव, यूनिवर्सिटी लेवल, एंट्रेंस, पीएचडी के लिए आप जहां भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैठेंगे, ये आपको जरूरी पढ़ना है, ये क्वेश्चंस आपको कवर अप, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इतना काफी आपके लिए, इतने में से सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स। इस चैनल को आप शेयर करते रहिए, लाइक और सबसे बड़ी कमेंट्स, सबसे जरूरी जो कमेंट्स करते रहिए। ठीक है, कि आपको कैसे लेक्चर लग रहा है, तो उस पर कमेंट्स करते रहिए। और जो बच्चे इग्नो में हैं उनके साथ शेयर कीजिए, जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट हैं उनके साथ शेयर कीजिए, अगर आपके पास ग्रुप्स हैं बच्चों के, उनके साथ फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि ये नॉलेज सभी के पास पहुंच जाए। ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।